सो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है, हमने एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए, इस तरह की सिलेंड्रिकल वायर है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसके अंदर और इसके बाहर। 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट लेते हैं P और एक ले लेते हैं Q। और एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे मिल सकता है वो लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल या सर्कुलर भी आ जाता है कई बार, सर्कुलर वायर और कंडीशन है इफ करंट इज फ्लोइंग ओनली एट सरफेस। तो आप इमेजिन करो यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ ये एक होलो वायर है जिसके सरफेस के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है। सरफेस के ऊपर यानी कि मान लो करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, सेम करंट यहां पर फ्लो कर रहा है। अच्छा, सरफेस का मतलब यहां पर भी करंट फ्लो कर रहा होगा कुछ ना कुछ इस तरह से, मतलब ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर वाला सरफेस है। ऐसे कुछ ना कुछ करंट यहां पर भी फ्लो कर रहा होगा बाहर सरफेस के ऊपर, राइट। तो ये सभी करंट क्या आई है आपका इस तरह से। अब मैं इसका आपको ना टॉप व्यू दिखाता हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा और प्रेडिक्ट कर पाओ। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, मान लो इसको मैं अगर अलोंग जेड एक्सिस लिटा दूं, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये वायर कुछ ऐसी है, ठीक है। यानी कि यहां पर करंट आपकी तरफ आ रहा है, यहां पर करंट आपकी तरफ आ रहा है, यहां पर आपकी तरफ, यहां पर आपकी तरफ, इस तरह से बहुत सारा करंट है, लेकिन वो सिर्फ सरफेस पर है। अगर मैं यही करंट यहां पर बनाता तो इसका मतलब इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट। लेकिन क्योंकि करंट सरफेस पर है इसलिए मैंने करंट को कहां बनाया, सिर्फ सरफेस के ऊपर बनाया है। अब आप ये समझो कि अगर मैं इनका मैग्नेटिक फील्ड दिखाने लगूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो, अगर इसको ऐसे कर दूं, अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो हर एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे डायरेक्शन बन रही होगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पर्टिकुलर, अब मान के चलो कि यहां पर ना इनफाइनाइट वायर्स है, जो इनफाइनाइट वायर से ये आपका सरफेस बना हुआ है। मान लो एक वायर यहां पर फिट करी, फिर यहां पर, फिर यहां, फिर यहां, इनफाइनाइट वायर्स है और इनफाइनाइट वायर्स ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। अगर मैं बोलूं कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैं करंट बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऐसे, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन ऐसे दिखा दूंगा। इसके लिए कैसा होगा, इसके लिए ऐसा होगा, समझ पा रहे हो। इसके लिए कैसा होगा, इसके लिए ऐसा होगा, इसके लिए कुछ ऐसा, इसके लिए कुछ ऐसा, इसके लिए भी कुछ ऐसा। तो इस तरह से मैं सभी के लिए अल्टीमेटली बना सकता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इन सभी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, देखो सरफेस पर करंट को फ्लो कराया, इसको हमने ऐसे टिल्ट किया, जेड एक्सिस में वायर को लिटा दिया और आपको टॉप व्यू से ये नजर आ रहा है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि अंदर की तरफ करंट कुछ भी नहीं है, अंदर की तरफ करंट कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, मान लेते हैं कि जो ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी जो रेडियस है वो ले लेते हैं हम कैपिटल R। क्लियर है। और एक बार मुझे निकालना है इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस P पॉइंट से इस सेंटर का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं R। और पहली कंडीशन हम बना लेंगे B एट डिस्टेंस R लेस देन R। क्या ये पॉइंट P बन जाएगा यहां पर। मैं किस डिस्टेंस पर निकालना चाह रहा हूं, R पर, और R की वैल्यू R से छोटी है। और एक बार आप क्या करोगे, यहां पर इस Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो सेकंड केस मेरा क्या बन जाएगा, B एट डिस्टेंस R ग्रेटर देन R। क्योंकि अब रेडियस से बड़ा हो गया ये, यहां पर पॉइंट चला गया तो ये का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको भी मैं R ले रहा हूं, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, R ग्रेटर देन R। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, दिस पॉइंट विल बी Q। तो ये एक्चुअल में आपको समझना है कि एक्चुअल में फिगर है क्या ये, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहीं पर करंट फ्लो कर रहा है सरफेस के ऊपर। सरफेस को ऐसे देखो आप, तो आपको इनफाइनाइट कंडक्टर्स नजर आएंगे स्ट्रेट, जिसमें से करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, पॉइंट्स को मार्क कर ली, यहां पर अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस है R, P को भी R मान लो, और इस R को क्या नाम दे दिया मैंने, लेस देन R। इसको भी R मानो, लेकिन इस R को क्या नाम दे दिया मैंने, ग्रेटर देन R, क्योंकि दो अलग अलग केसेस है। तो जल्दी से ये डायग्राम बनाओ, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो बच्चों देखो अब इस पॉइंट्स को हम कैसे यूज करेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अभी सेंटर से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिले, तो कल मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। तो देखो अभी फिलहाल के लिए मैं ये क्यू पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि अभी इनसाइड की बात कर रहा हूं। तो इसी डायग्राम में देखो, और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूं। मुझे बाय डिफॉल्ट पता है कि भाई ये रेडियस इसकी कैपिटल आर है। अगर मैं निकालना चाहता हूं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो कल वाली एक बार टेक्निक को फॉलो करो। अगर मैं यहां पर इतने ही रेडियस का एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दूं और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन चूज कर लूं, मान लो डायरेक्शन ने ये चूज कर ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करना मेरे हाथ में है ना। अब मुझे ये बताओ, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये बात तो मैंने कल समझाई थी आपको। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। लेकिन अब बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करो। मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर एम्पीरियन लूप ने कितना करंट को एनक्लोज कर रखा है, कितना करंट इसके अंदर है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि करंट तो सारा का सारा बाहर है, अंदर तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। ये तो एक एयर वाला हिस्सा हो गया ना। देखो मैंने बोला था यहां पर क्या कुछ भी नहीं, सारा करंट सरफेस के ऊपर है। तो इसका मतलब यहां पर आपको पता लग गया कि आई इनसाइड तो है ही नहीं, कुछ भी जीरो है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड मिला जो आपको इस पॉइंट पर क्या मिला, जीरो मिला। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा सिलेंडर, ऐसी सिलेंड्रिकल वायर जिसके सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे अंदर भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं यहां पर, तो म्यू इनसाइड, म्यू इंटू आई इनसाइड, आई इनसाइड तो है नहीं, इसने कुछ भी करंट को एनक्लोज नहीं करा, राइट। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। अब इस केस को अगर आप नोट डाउन कर चुके हो, या नोट डाउन अभी कर लेना, अभी मैं आपको सेकंड केस कराता हूं। अब 2 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं, है ना। ये तो काम हो गया इसका पी पॉइंट का। चलो अब मान लो कि जो दूसरा पॉइंट है आपका वो है यहां पर, ये रखा हुआ पॉइंट, इसको आप मान लो ये रखा हुआ पॉइंट यहां पर आउटसाइड। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं, इस डिस्टेंस को मैं आर बोल रहा हूं, और ये वाला आर इस वक्त क्या ग्रेटर देन आर है। अगर मुझे यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही कल वाली बात याद करो। मैं सिर्फ क्या करूंगा, इस पॉइंट को काटता हुआ एक एम्पीरियन लूप बना दूंगा ऐसे, इस तरह से। अब मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया जिसकी रेडियस क्या है, आर, और आर क्या ग्रेटर देन आर। अगर मैं यहां पर यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, यहां पर अगर मैं वही चीज लगाऊं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब एक बात हमने यहां पर समझनी है क्या, कि क्या इस एम्पीरियन लूप ने करंट को एनक्लोज कर रखा है, तो यस, इसने तो पूरी वायर के करंट को एनक्लोज कर लिया, सारा का सारा करंट तो आ गया इसके अंदर। अगर मैं लूप को बाहर ड्रॉ करूं, तो अगर लूप को अपने बाहर ड्रॉ किया तो सारा करंट इसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये फैक्टर तो नॉन जीरो है यहां पर, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा म्यू आई, आई क्या जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, सारा का सारा करंट तो आ गया इसके बीच में, सारा का सारा करंट तो एनक्लोज कर रखा है। अब जो और इंपॉर्टेंट बात है, अब इस लूप को एक डायरेक्शन दे दो आप, ये आपने एक डायरेक्शन दे दी मान लो। अब ये देखो कि अगर सभी एलिमेंट्स को मैं ध्यान से देखूं, क्या सभी के सभी एलिमेंट्स बाहर की तरफ निकल रहे, आपकी तरफ आ रहे, तो क्या मैं डायरेक्शन देना सही रहेगा कि अगर मैं डायरेक्शन भी ऐसे दे दूं, अगर करंट्स बाहर की, करंट सार बाहर की तरफ है, पूरे करंट को अब आई करंट मान लो, तो क्या अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, क्या वो अब इस लेंथ के टेंजेंशियल आएगा हमेशा। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एंगल क्या बना रहा होगा यहां पर, देखो डीएल एलिमेंट टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पर है, डीएल की डायरेक्शन भी यहीं पर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, डीएल की डायरेक्शन भी यहां पर है। तो इस केस में जो बी है वो क्या आ गया, टेंजेंशियल टू लेंथ है। और इस सिनेरियो में आपको पता है कि बी और डीएल में जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू लगाऊं यहां पर, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो बी डी एल कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू इनसाइड। यहां पर इतना तो क्लियर हो गया कि ये क्या आएगा, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू इनसाइड। अब आप ये देखो, अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो किसके लिए निकालना है, इस पर्टिकुलर वायर के लिए निकालना है, ठीक है। अब इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की कहानी समझाता हूं। तो बच्चों अब देखो, जो आपने अभी फिलहाल यहां पर ये चीज निकाली है, यहां पर एक बहुत बड़ा लूप होल है, इस चीज को समझ लो, तभी मैंने आपको यहां तक नोट डाउन करवाया। देखो अब करंटली मुझे ये मिल रहा है यहां पर
बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास कौन सा एम्पीरियन लूप है, ये बड़े वाला, राइट। तो इसलिए मुझे इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लेनी है वो भी इसके लिए लेनी है 0 से 2 पाई आर के लिए, क्योंकि मैं यहां पर आर डिस्टेंस पर निकालना चाह रहा हूं। तो गलती से भी यहां पर ये ना करना कि आप लिमिट ले लो ये 0 से 2 पाई कैपिटल आर, आपने ये वाला आर नहीं कंसीडर करना, आपने ये वाला आर कंसीडर करना जहां पर आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं। आपने 0 से लेकर आर, मतलब यहां पर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर आप निकालना चाह रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए जो लिमिट होगी वो क्या होगी 0 से लेकर 2 पाई स्मॉल आर, यानी कि जो बड़े एम्पीरियन लूप की रेडियस है वो। इस तरह से आपको सोल्व करके क्या मिल जाएगा, बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड दिस वायर वो क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब ये बड़ा स्ट्रेंज से देखने को मिली कि भाई ये तो वही मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो एक वायर स्टेट कंडक्टर के लिए था। देखो वही मिल गया ना आपको, एक जो आपने एक इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर के लिए निकाला था वही आपको यहाँ पर मिल गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता कि ऑन द सरफेस निकालो, एक तीसरा पॉइंट भी हम मान लेते हैं कि भाई अब मुझे क्या निकालना है, ऑन सरफेस निकालना है। ऑन सरफेस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है। ऑन सरफेस के लिए आर क्या, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अरे ऑन सरफेस के लिए कैपिटल आर क्या, मतलब ये स्मॉल आर के कैपिटल आर के इक्वल हो गया। देखो जब बाहर हूं तो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है, अंदर हूं तो ये स्मॉल आर लेस देन आर है। अगर सरफेस पर निकालूंगा तो क्या स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया। तो यानी कि अगर सरफेस पर निकालूं मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कैपिटल आर। सो ये बच्चों ये था आपका मेन रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों केसेस में हमने निकाल दिया। ये कहीं ना आपने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब करा था, जो सिलेबस है हमारे कर चुके, डेरिवेशन गोजेस की थर्ड एप्लीकेशन, होलो स्फेरिकल शेल, इनसाइड पे निकाला, आउटसाइड पे निकाला, ऑन द सरफेस निकाला। यहाँ पर बिल्कुल वही चीज करी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ग्राफ को ना थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो ये सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, इस तरह से। सेंटर को अगर हम ओरिजिन मान ले यहां पर बच्चों, और ये ऐसे ग्राफ को मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, मान लो यहां तक पॉइंट क्या हुए, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सरफेस वाला पॉइंट हो गया। ये मान लो पॉइंट आपने पी लिया, पॉइंट पी को आप मान लो ये वाला पॉइंट लो, ये पॉइंट पी, सरफेस आपका यहां तक आ गया। देखो ऐसा करते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। ठीक है, अंदर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर लेस देन आर, और बाहर वाला डिस्टेंस सारा क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर। अब ऐसे समझ आ जाएगा आपको ये चीज, है ना। यहां तक रेडियस है इसकी, इसके बाहर आउटसाइड पॉइंट है, इसके अंदर कहीं भी इनसाइड पॉइंट है। तो यहां तक ग्राफ क्या रहेगा, 0। अगर मैं निकालूं यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या, 0 है, जब तक मैं इनसाइड सिलेंडर हूं। सरफेस पर आया तो क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। और जैसे ही सरफेस से दूर जा रहा हूं, सरफेस से बाहर जा रहा हूं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब इस तरह से बन जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका बच्चों, ऐसा बनेगा। ठीक है, और अगर मैं अभी 2 मिनट के लिए सिलेंडर रिमूव कर दूं यहां से, तो आप देख पा रहे हो ये ऐसा ग्राफ आपने बनाकर आने। दिस इज योर बेसिकली ग्राफ। ठीक है, ग्राफ अंदर की तरफ इनसाइड सिलेंडर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं लिख देता हूं यहां पर B इज इक्वल टू 0। बी यहां पर क्या मैक्सिमम है, और यहां पर क्या है, बी डिक्रीजिंग, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है विद आर, आर बढ़ रहा है तो बी कम हो रहा है। तो ये ग्राफ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो बच्चों ये था हमारा एक्सप्रेशन। अच्छा, एक चीज और जो आपको समझनी है, ये जो सिलेंडर लिया था मैंने ये इनफाइनाइट लेंथ का था। ठीक है, तो आप ये जरूर मेंशन कर देना कि जो हम सिलेंडर ले रहे हैं ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, मतलब कि ऐसे इस तरह से आप दिखा देना सिलेंडर को, राइट। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि लेंथ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, लेंथ है इनफाइनाइट। अब मैं बोल सकता हूं कि बिल्कुल इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी बिल्कुल वही है जो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था। चलो, अब जो सेकंड केस है बच्चों ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक और केस लेकर चलते हैं हम, वो भी सिलेंड्रिकल वायर का होगा, लेकिन उसमें करंट जो है वो सरफेस पर भी होगा और अंदर भी होगा। तो उसको देखो कैसे हम टैकल करेंगे सिचुएशन को। ठीक है, बस जिसको एम्पीयर सर्कुलर लॉ की अच्छी तरह से समझ है वो इसमें कभी दिक्कत नहीं फील करेगा। देखो अब हमारे पास एक ऐसी वायर है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये केस है cylindrical wire in which
करंट इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली थ्रू एवरी पार्ट ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर केस। पिछली वायर में सिर्फ सरफेस पर करंट फ्लो कर रहा था, इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है। आप मान के चलो वो थी एक ऐसी पाइप जो अंदर से होलो थी, ये एक रोड है जिसके अंदर भी क्या आपको करंट नजर आ रहा है। क्लियर? तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूं बच्चों, देखो ऐसे, ये हमारे पास ऐसी सिलेंड्रिकल वायर है अब जिसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहे हैं। तो अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कैसे दिखा सकते हैं हम? उसको 2D फिगर में समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसी के मैं 2 फिगर्स बनाऊंगा। देखो अब करंट सरफेस पर तो है ही, करंट बनाने के लिए ना ये मैं ब्लू मार्कर का यूज करता हूं। करंट देखो सरफेस, ये तो सरफेस वाला करंट हो गया, ये तो है ही। यहां पर तो करंट है ही बच्चा, इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, मान लो ये भी करंट है, ये भी करंट है, लेकिन अंदर की तरफ भी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ मतलब यहां पर भी। ऐसे आप थोड़ा समझ पाओ। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे आपकी तरफ इसकी शेप कर दूं तो आपको देखो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसकी शेप ऐसे कर दूं आपकी तरफ तो आपको ये नजर आएगा कि करंट यहां पर तो था ही पहले की तरह, सरफेस पर तो है ही करंट आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए मैं डॉट बना रहा हूं। ठीक है, लेकिन करंट इस बार अंदर भी है। देखो अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स है करंट के। ठीक है, अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, यानी कि ऐसे बहुत सारे, ये मान के चलो कि बहुत सारी नुकीली कीले है जो ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, वो क्या करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अब करंट सरफेस के साथ साथ अंदर भी मौजूद है। आई होप कि इसको विजुलाइज कर पाओगे आप। अब देखो यहां पर भी मान लेते हैं कि भाई ये सेंटर है इसका, और यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी रेडियस है वो आर है। अगेन मैं क्या करूंगा, अब इस पी पॉइंट पर और इस चाउ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। लेकिन सिनेरियो आप समझ पा रहे हो कि अब सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। अगर मैं अब अंदर भी एम्पीरियल लूप बनाऊंगा तो वहां पर भी कुछ ना कुछ करंट एनक्लोज होगा ही होगा। इसलिए इस डायग्राम को पहले समझो, बनाओ, देन हम करते हैं आगे। तो अब यहां पर यह प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं अंदर भी एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाऊं और बाहर भी लगाऊं तो दोनों साइड करंट इनक्लोज होगा। बाहर अब देखो ये तो बिल्कुल आप समझ चुके हो टेक्निकली कि अगर यहां पर एम्पीरियल लूप बनाता हूं तो सारा का सारा करंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट पी के लिए निकाल लूं तो एक काम करते हैं हम, देखो यहां पर ना आपको एक चीज पहले डिफाइन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर वक्त आ गया कि आपको करंट डेंसिटी के बारे में दोबारा से समझाया जाए। अगर मैं आपको यह बोलूं कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, जेसीडी नोट किया था हमने। करंट डेंसिटी का मतलब यह था करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस पूरे वायर के सरफेस की बात करूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो पूरी वायर के लिए करंट डेंसिटी क्या होगी बच्चों, आई ओवर पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगी, है ना। पूरे वायर के लिए करंट डेंसिटी, यानी कि पूरी वायर में जितना करंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जे इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि पूरी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो क्या बोलोगे, अब जे इंटू में पाई आर स्क्वायर। करंट डेंसिटी क्या था, कितना करंट पर्टिकुलर एरिया में फ्लो, एरिया फॉर सेक्शन में फ्लो कर रहा है नॉर्मली। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको हम साइड में लिख देते हैं कहीं पर। ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं बोलूं कि बी एट पी निकालना है मुझे, या मैं बोल दूं कि इस केस में रेडियस लेस देन कैपिटल आर है, यहां पर अगर मैं एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगाऊं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लिमिट क्या चलेगी आपको पता है, 0 से 2 पाई स्मॉल आर चलेगी। तो एक बार हम लूप को बना ले, एम्पीयर लूप को। लो जी, ये लूप हो गया, इसको काटता हुआ गया ऐसे। अब आपको पता है कि सारा का सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चूज कर लो, ये डायरेक्शन लो एम्पीयर लूप की। अब आपको पता है कि अगर डीएल वेक्टर बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, डीएल और बी हमेशा एक दूसरे की क्या टेंजेंशियल है, देखो इस तरह से। ये आपने डीएल एलिमेंट बनाए, लो जी टेंजेंशियली। तो यहां पर आपको पता है कि बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर में थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 डिग्री। टेंजेंशियली देखो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली है, नॉन जीरो। अच्छा, और यहां पर देखो
यहां पर क्या म्यू नॉट के साथ जो आई इनसाइड होगा वो क्या कुछ ना कुछ वैल्यू कैरी करेगा, क्योंकि अब तो करंट फ्लो कर रहा है, देखो इसने कुछ ना कुछ करंट को एनक्लोज कर रखा है। तो अब देखो ये चीज लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके तो यही आएगा बी इंटू में 2πr। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एज इट इज, कितना करंट इनक्लोज हुआ, तो देखो इस करंट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, J इंटू में पाई स्मॉल r स्क्वायर लिख दूं। इस करंट के लिए देखो सारे करंट के लिए क्या था, J इंटू में पाई r स्क्वायर पूरी रेडियस, स्मॉल इस लूप के लिए क्या होगा, J इंटू में पाई r स्क्वायर। अब एक बात बताओ, J की वैल्यू आपने डिफाइन कर रखी है, J की वैल्यू करंट डेंसिटी तो पूरे सरफेस के लिए सेम होती है, वो क्या होती है पाई r स्क्वायर। अब यहां पर अगर J की वैल्यू डाल दूं मैं तो क्या आएगा, देखो म्यू नॉट आई पाई r स्क्वायर इंटू में पाई r स्क्वायर। इस J की वैल्यू तो पूरे सरफेस के लिए सेम है ना, करंट डेंसिटी की वैल्यू। अब यहां पर अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अभी फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये मुझे मिल रहा है म्यू नॉट आई पाई r स्क्वायर पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू में 2π स्मॉल r। देखो जरा इसको मैं नीचे ले जाऊंगा अगर मैं, अब देखो यहां पर कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहां पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है म्यू नॉट पाई से पाई कैंसिल, तो आई ऊपर एक r स्क्वायर और नीचे आ रहा है, तो r एक ही बचा, ये बचा आपके पास 2π r स्क्वायर। तो यानी कि यहां से आपको ये पता लग रहा है, अगर मैं इस पूरे फैक्टर को देखूं, ये पूरा फैक्टर तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट और रेडियस तो फिक्स है, कैपिटल R तो फिक्स है ना इस पूरे सरफेस के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, यानी कि अगर मैं सेंटर से यहां सरफेस तक मूव करूं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। पिछले केस में क्या था, डिक्रीज कर रहा था आउटसाइड के लिए और अंदर जीरो था। यहां पर देखो यहां से आगे जाना स्टार्ट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जितना आगे जाऊंगा उतना ज्यादा करंट इनसाइड द लूप बढ़ रहा है। अरे यार यहां से यहां जाऊंगा तो ज्यादा करंट के एलिमेंट्स है जो बाहर की तरफ करंट निकाल रहे हैं, और दूर जाऊंगा तो ज्यादा एलिमेंट्स है, पास आऊंगा तो बहुत कम है। तो इसलिए यहां पर मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग मिलेगा। वहां पर तो जीरो था लेकिन यहां पर तो क्या नॉन जीरो है। इस रिजल्ट को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, देखो जरा, ये आई ओवर पाई r स्क्वायर को ध्यान से देखो जरा, बीच में आई ओवर पाई r स्क्वायर को ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जे। तो ये रिजल्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट J/2, ये भी लिखा जा सकता है इस रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। देखो मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूं कि क्या आपने ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन में आप लोग हमेशा एम्पीरियल लूप का सरकमफ्रेंस 0 से लेकर 2πr, इसलिए मैंने स्मॉल r यूज करा यहां पर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ना, सेंटर से लेकर। म्यू नॉट आई इनसाइड के लिए टर्म क्या यूज करी, करंट डेंसिटी इनटू में ये पाई r स्क्वायर। अगर टोटल करंट होता है यहां पर, टोटल करंट एनक्लोज हो रहा होता जो एक्चुअल में पूरी वायर के अंदर है, तो यहां पर क्या होता पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला करंट है इसलिए पाई स्मॉल r स्क्वायर। और आपको पता है कि करंट डेंसिटी तो पूरी वायर के लिए सेम होती है, उसको अगर मैं यहां पर वैल्यू डालूं तो क्या आएगी, I/पाई r स्क्वायर, क्योंकि करंट यूनिफॉर्म है ना, पूरी वायर में यूनिफॉर्म करंट है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए करंट डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी पूरी वायर के लिए। तो आपको ये सोल्व करके यहां पर वैल्यू डाल दी मैंने। इस तरह से आपने क्या इनसाइड निकाल दिया, इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम पॉइंट लोकेट कर रहे हैं आउटसाइड द वायर, यानी कि ये वाला पॉइंट क्यू। अब आपको पता है कि क्यू के लिए इस बार मैं लिख देता हूं यहां पर, एट पॉइंट क्यू जो आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, राइट। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर यहां तक है, आर यहां तक है। अब आपने एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है, वो अंदर ड्रॉ नहीं करना। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम रीड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से ये हटा दो, ठीक है। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इस तरह से ये भी हटा दो पॉइंट पे, ठीक है। अब सिर्फ खेल क्या इसका, तो एम्पीरियन लूप कहाँ पर ड्रॉ होगा, ऐसे, दिस इज योर एम्पीरियन लूप, इस तरह से। इसको थोड़ा सा प्लीज सुंदर सुंदर सा बना लेना ऐसे। अब यहाँ पर आपको पता है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो एम्पीरियन लूप को जो डायरेक्शन देनी है आपने ऐसे दे दी, इस तरह से। और आपको अभी भी पता है कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह से, ये dl और ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल एंड नॉन जीरो। तो यानी कि यहां पर भी b वेक्टर एंड dl वेक्टर में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 डिग्री। अब इसके बाद अगला काम क्या है, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ
आप क्या लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट आई इनसाइड। और अब क्या आपको नहीं लगता कि आपने सारा ही करंट एनक्लोज कर लिया अंदर की तरफ? तो जब सारा करंट अंदर की तरफ एनक्लोज कर लिया है तो इसको एज इट इज लिख दो, लो म्यू नॉट आई, लेट आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल वायर। और ये देखो यहां पर अब लिमिट क्या चलनी है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से लेकर 2 पाई स्मॉल आर। 0 से लेकर 2 पाई स्मॉल आर क्या है, एम्पीरियन लूप की रेडियस। तो यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, बी वेक्टर, सॉरी वेक्टर हटा दो ना, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा सोल्व करके लिख रहा हूं, बी 2 पाई आर आ जाएगा सीधे सीधे जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे। बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी कितना आ जाएगा बच्चों, वही रिजल्ट मिल गया जो आपको एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए मिला था, राइट। रिजल्ट चेंज नहीं हुआ इसमें भी। तो ये हो गया इसके लिए रिजल्ट। अब यहां पर आपको समझ आ रहा है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इस तरह से देखो, बिल्कुल वही केस है, बिल्कुल सिंपल है। आई की वैल्यू एज इट इज, यहाँ पर करंट डेंसिटी का हमने कोई यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमको पता है कि सारा करंट ही एनक्लोज हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए कोई फायदा नहीं था यूज करने का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने ये लिख दिया है तो आपको देखो एक चीज, अगर आप चाहते हो कि इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखो तो भी कोई बुराई नहीं है। देखो तब आप क्या कर सकते हो, आपको यहां पर अल्टीमेटली फिर कैपिटल आर चाहिए होगा, इसलिए रहने तो इसको छोड़ दो चलो। क्योंकि अगर आपको यहां पर करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको कि नीचे भी आर स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, आई डिवाइड पे पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। देखो म्यू नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आई, अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर करते हो तो उससे आपको ये मिल जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर जे अपॉन में 2 आर, राइट, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख दो करंट डेंसिटी की फॉर्म में, अदरवाइज ये रिजल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब अपने को ना ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ को ध्यान से समझो। फिलहाल के तौर पे मैं ये डायग्राम रब कर रहा हूं, उसका कोई यूज नहीं है, अब समझ चुके हो डायग्राम आप, है ना। तो देखो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। अब ग्राफ को समझते हैं ना, अगर मैं ग्राफ बनाऊं बी वर्सेस आर, यहां तक तो मान लो कैपिटल आर डिस्टेंस है, तो ये नहीं कि ये वाला बीच वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर लेस देन कैपिटल आर, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर। और आपको पता है कि अंदर की तरफ आपको क्या मिला था, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड, तो इसलिए यहां पर ग्राफ जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहां पर हो जाएगा क्या, मैक्सिमम, और उसके बाद आपको यहां पर क्या मिल रहा है, देखो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये हो जाएगा ऐसे। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्मली और लेंथ के इनफाइनाइट, ये ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। See, there is one more question on this particular topic. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये आने के चांस भी है इसके। A straight long wire of radius A, अच्छा ये थिक लॉन्ग वायर है, ये भी ऐड कर देता हूँ मैं ना। थिक लॉन्ग वायर यानी कि वो वाला केस है जिसमें करंट हर पार्ट में फ्लो कर रहा है, होलो नहीं है, कांस्टेंट करंट आई है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है, एक पॉइंट है जो a/2 सरफेस के ऊपर है और एक पॉइंट है जो सरफेस से a/2 नीचे है। तो आपको ना पहले मैं इस पॉइंट को समझा देता हूं। मान लो ये वो वायर है, ऐसी इस तरह से बना देता हूं इसको, और ये है इसका मान लो सेंटर, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी है बच्चों, रेडियस इसकी a। मैं बोल रहा हूं ये सरफेस से आपने यहां पर इस p पॉइंट पर, यानी कि जो a/2 ऊपर है, और इस क्यू पॉइंट पर, यानी कि जो a/2 नीचे, इन आपने अल्टीमेटली ये बताना है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ bp टू bq। मैग्नेटिक फील्ड जितना यहां पर उसका रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड जितना यहां उसके साथ निकालना है। अब ना एक चीज देखो जरा, यहां पर p पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, आउटसाइड, क्यू पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, इनसाइड। दोनों के रिजल्ट याद करो जरा। जब आपने आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाला था अभी पिछले केस में, क्या वो ये नहीं था, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और जब आपने इनसाइड के लिए रिजल्ट निकाला था तो क्या वो ये नहीं था, म्यू नॉट आई आर ओवर, सॉरी म्यू नॉट आई स्मॉल आर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या ये रिजल्ट था इनसाइड के लिए। जब मैंने बोला था कि इनसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब ना देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है, पहले पी पॉइंट तक आते हैं ना। पी पॉइंट तक अगर यहां पर आप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते कुछ इस तरह से, तो एम्पीरियन लूप की रेडियस कितनी होती है, देखो यहां तक तो ए है, और ए में ये a/2 ऐड हो जाता है। ध्यान से देखो एम्पीरियन लूप की रेडियस कितनी होती, अरे यार 4 पॉइंट P, जो कि कहां पर है,
आउटसाइड। आपकी जो आर की वैल्यू है वो क्या आती है, आपकी आर की वैल्यू यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आता है, a/2 ऊपर और सेंटर से ए, ये a प्लस a/2, तो क्या ये 3a/2 हो जाती। और आपको पता है कि कैपिटल आर तो आपका कितना है, a है, कैपिटल आर का मतलब रेडियस कितनी है, a। अगर आप रिजल्ट में वैल्यू डालो ये वाली, तो जो आपको BP मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड एट P, वो क्या मिलेगा, μ0I/2 स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना 3 है और बाय 2, तो 2 पर ले जाओ, तो यानी कि वैल्यू मिली 2μ0I/2π3a। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो देखो जरा ध्यान से, क्या ये मिल रहा है आपको μ0I/3πa। एक बार ध्यान से इसको चेक करो जरा। तो अब बच्चों बात करेंगे जो इंटरनल पॉइंट है क्यू, ठीक है, इंटरनल पॉइंट यानी कि मुझे बी क्यू निकालना है। इसके लिए रिजल्ट क्या था, μ0I/2π कैपिटल आर स्क्वायर। जो पिछला एक्सप्रेशन है वही लिखा है मैंने, इनसाइड थिक वायर के इनसाइड पॉइंट पर ये रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगेन यहां पर आर कितना है, देखो सेंटर से ये दूरी कितनी है क्यू पॉइंट की, सेंटर से यहां जा रहा हूं तो a/2, तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, a/2, और कैपिटल आर कितना है, a, रेडियस तो कैपिटल ए, रेडियस क्या कैपिटल आर यानी कि ए यहाँ पर। तो आपने ये दो वैल्यूज को यहाँ पर डालने हैं। अब देखो बी क्यू कितना आ जाएगा, μ0I, आर की जगह कितना आएगा बेटा, a/2, 2π आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर बी क्यू इज इक्वल टू μ0I, a से नीचे वाला a के कैंसिल अपॉन में 4π a। देखो जरा चेक करो क्या यही मिल रहा है आपको, a से ये वाला a कैंसिल, तो एक a बचा नीचे, 2 2 जा 4 ये रहा, पाई ये रहा, μ0I ऊपर ये रहा, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, दिस इज योर सेकंड केस। अगर आप निकालना चाहते हो रेशो, तो देखो रेशो कैसे निकलेगा। अब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट रब कर रहा हूँ फिलहाल, इसका कोई नीड नहीं है अपने को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रब कर दूँ अगर मैं, तो ये आएगा आपके पास BP रेशो बी क्यू, BP कितना है आपके पास, μ0I/3πa अपॉन μ0I/4πa। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, उड़ा दो इसको सारा कुछ, ये क्या बचेगा आपके पास, 4:3, ठीक है। तो यानी कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना था, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P टू मैग्नेटिक फील्ड एट क्या, रेशियो क्या आ गया आपके पास, 4:3। यानी कि P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर यहाँ के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही पता लग रहा है इससे। अगर आप देखो, आप ऐसा बोल सकते हो BP इज 4/3 टाइम्स ऑफ BQ, तो यानी कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर हुआ, P पॉइंट पर जो यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। जस्ट अबव द सरफेस a/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलता, तो सिंपल है, एट R इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि ऑन सरफेस ऑफ वायर, यानी कि अगर ये पॉइंट यहां पर निकालता, सरफेस ऑफ वायर पर जो B की वैल्यू है वो क्या मिलती है आपको, मैक्सिमम मिलती है। तो ये था आज के लेक्चर का सबसे आखिरी क्वेश्चन। आज का लेक्चर भी थ्योरेटिकल था। जो ये मैंने आज आपको एक्सप्रेशन कराया बच्चों, ये नीट और जेई मेंस में पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। CBSE में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, लेकिन नीट में और जेई मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट से निकल कर आएगा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को ध्यान से देखना, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेक्चर ही था एक तरह से, और CBSE में इस पर एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया जो मैं आपको करा दिया है, ठीक है। और हाँ, इस पे आने के क्वेश्चन जो चांसेस है CBSE में बहुत कम है, बट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जो अगली एप्लीकेशन है वो है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम। तो ठीक है, साथ साथ लेक्चर्स के नोट्स बनाते रहो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्वांटम अकेडमी की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको, और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस ना लाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update in future.